खबरें ये गर्दिश कर रही हैं कि पंजाब के अंदर उस्मान बुज़दार को ओहदे से हटाने के लिए नैब के ज़रिए उन पर शराब का लाइसेंस गैर कानूनी तौर पर एक निजी होटल को देने के मामले पर फारिग करने की मनसूबाबंदी बनाई जा रही है। और उस्मान बुज़दार पर यह इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि 5 करोड़ रुपए की रिश्वत भी इस काम के लिए वसूल की गई और डीजी एक्साइज के इख्तियारात गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल किए गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर उस्मान बुज़दार को हटाना है तो उसके लिए क्या ये काफ़ी नहीं है कि वो पौने 2 साल के अंदर बैड गवर्नेंस की बदतरीन मिसाल हैं, वो डिलीवर करने में नाकाम रहे। अगर उस्मान बुज़दार को हटाना ही था, नैब ने मेहमान बनाना था, तो क्या चीनी स्कैंडल की रिपोर्ट काफ़ी नहीं थी जिसके अंदर ये बात बरमला तौर पर लिखी है कि उस्मान बुज़दार ने गैर कानूनी तौर पर 3 अरब रुपए की सब्सिडी देकर कौमी ख़जाने पर 3 अरब का डाका मारा? क्या नैब के लिए काफ़ी नहीं था कि कमीशन की रिपोर्ट ये कहती है कि तहकीकाती कमीशन के सवालात के जवाबात उस्मान बुज़दार देने से कासिर रहे, वो कमीशन को मुतमिन नहीं कर सके? क्या जो अरबों रुपए का आटे का डाका मारा गया है पंजाब के अंदर, वो उस्मान बुज़दार को हटाने के लिए काफ़ी नहीं था? क्या पंजाब के अंदर पुलिस गर्दी, क्या पंजाब के अंदर पटवारी कल्चर, क्या पंजाब के अंदर ब्यूरोक्रेसी का राज, क्या कोई एक डिपार्टमेंट भी ऐसा नहीं है कि जिससे हम ये साबित कर सकें कि उस्मान बुज़दार इस काबिल नहीं है कि उनको चीफ मिनिस्टर पंजाब के ओहदे पर रखा जाए? मेरा ख़्याल है कि उस्मान बुज़दार को हटाने के लिए एक शराब के परमिट का और एक लाइसेंस का सहारा लेना, ये उस्मान बुज़दार को सपोर्ट करने के मुतरादिफ है। ये बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे नवाज़ शरीफ का केस पैनामा पे चलाया और अकामे के ऊपर फारिग करके उनको मज़लूम बना दिया। ये सियासी इंतकाम की ऐसी ही मिसाल होगी जैसे चौधरी ज़हूर इलाही के ऊपर भैंसें चोरी करने का मुकदमा कायम किया गया। और उससे बढ़कर क्या आप उस्मान बुज़दार को पंजाब की सियासत के अंदर तकद्दुस, एहतराम और एक अजीम लीडर का मर्तबा देना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस की और शराब की मोहब्बत किसी से ढकी छुपी नहीं है। ये वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जहाँ पर एक हिंदू रुकने कौमी असम्बली 2018 में डॉक्टर रमेश कुमार एक बिल लेकर आए जिसके अंदर ये कहा गया कि शराब के ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की जाए और आर्टिकल 37 के अंदर ये तब्दीली की जाए कि मज़हब का नाम इस्तेमाल करके शराब को फ़रोख्त करने की इजाज़त नहीं होती। क्यों? क्योंकि दुनिया का कोई भी मज़हब शराब को लीगल नहीं करता, लीगलाइज नहीं करता। लिहाजा जिसने शराब पीनी है वो अपना नाम इस्तेमाल करके शराब पिए, ना कि हिंदू या क्रिश्चियन कम्युनिटी का नाम इस्तेमाल करे। अब इस सूरत हाल के अंदर अगर आप पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर एक कानून शराब के ख़िलाफ़ नहीं बनवा सकते, तो शराब की बुनियाद पे, फ़रोख्त की बुनियाद पे, लाइसेंस की बुनियाद के ऊपर अगर आप एक चीफ़ मिनिस्टर को फारिग करेंगे तो आप सोचें कि कितना बड़ा पाकिस्तान का पॉलिटिकल एलीट शराबी क्लब वो उस्मान बुज़दार के लिए बाहें खोल के खड़ा होगा और कितना बड़ा मुजाहिद तसव्वुर करेगा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर कि जिसका जुर्म शराब नोशी को फ़रोग़ देना था, शराब को प्रमोट करना था। अब थोड़े से मैं आपको स्टैट्स बताना चाहता हूँ पंजाब के हवाले से कि ये जो अल्कोहल की इंडस्ट्री है, शराब की इंडस्ट्री है, ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। पंजाब के अंदर 10 रजिस्टर्ड दुकानें हैं 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक। सिर्फ लाहौर शहर के अंदर 9000 से ज़ायद अफराद को शराब के परमिट दिए गए हैं, यानी कि उनको इजाज़त है कि वो अल्कोहल को, शराब को ख़रीद सकते हैं। और ये एक पूरी एक चेन है कि जो मिकदार उस परमिट पे दी जाती है वो उससे 100 गुना 200 गुना ज़्यादा ख़रीदते हैं और एक पूरी चेन चलती है। ये तो है एक रजिस्टर्ड इकॉनमी। इस रजिस्टर्ड इकॉनमी से पंजाब गवर्नमेंट कितना रेवेन्यू इकट्ठा करती है? तो 4 अरब 75 करोड़ रुपए का रेवेन्यू का हदफ था 2018 में और रिसीव कितना हुआ? 3 अरब 60 करोड़ रुपया। और 2019 के अंदर 50 करोड़ रुपए का मज़ीद एडिशन किया गया, रेवेन्यू टारगेट पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तस किया गया।
तो इन हालात के अंदर इतनी बड़ी इकॉनमी को, जैसे इस मुल्क के अंदर सिगरेट की इंडस्ट्री बहुत फ्लरिश करती है, बहुत ज़्यादा टैक्स देती है, उसी तरीके से शराब की इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा टैक्स और रेवेन्यू जनरेट करके देती है। तो पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल हलाल तरीके से, बिल्कुल एक महज़्ज़ब तरीके से पाकिस्तान की पार्लियामेंट को अगर शराब नोशी के ऊपर कोई इतराज़ नहीं है, तो एक बेचारे चीफ़ मिनिस्टर को उसकी एक्चुअल करप्शन की बजाय जो उसने चीनी के अंदर वारदात डाली, 3 अरब रुपए की कौमी ख़जाने पे, आटे के ऊपर वारदात डाली, बैड गवर्नेंस की बदतरीन मिसालें कायम की, बजाय इसके कि इन इश्यूज़ पर हटाया जाए। अगर आप चीनी पर हटाएँगे तो इसका मतलब है कि आप उस्मान बुज़दार की मदद कर रहे हैं, आप उस्मान बुज़दार को सपोर्ट कर रहे हैं। अब एक टॉपिक तो था जी उस्मान बुज़दार, दूसरी स्टोरी मैं इसके साथ लिंक करना चाहता हूँ। कल लाहौर के अंदर बड़ा एक तारीख़ी इक़दाम हुआ, एक नए लाहौर का ख्वाब देखा है। इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़े तारीख़ी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया है। 50,000 अरब रुपए की रकम एक नए शहर की तामीर के लिए दरकार होगी। ये पैसे कहाँ से आएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर 1,10,000 एकड़ के ऊपर ये तारीख़ी प्रोजेक्ट तामीर किया जाएगा। इसके अंदर को 46 किलोमीटर की तवील झील तामीर की जाएगी और ये बड़ा एक आइडियल सिटी होगा। इसके अंदर बाकायदा तौर पर मेडिकल सिटी होगी, एजुकेशनल सिटी होगी, इंडस्ट्रियल एरियाज़ यहाँ पे बिल्ड किए जाएंगे, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बनाए जाएंगे। बट आम सवाल ये पैदा होता है कि यकीनन लाहौर की आबादी के साइज़ के हिसाब से एक नए शहर की ज़रूरत है, साफ़ पानी भी ज़रूरत है, 60 लाख दरख्तों की भी लाहौर को ज़रूरत है। मगर आम सवाल ये पैदा होता है, नाक़दीन ये कहते हैं कि वो हुकूमत जो 1.25 साल के अंदर पेशावर BRT मंसूबा 2.5 साल में मुकम्मल नहीं कर सकी, वो ये नया लाहौर कैसे बनाएगी। वो तहरीक इंसाफ की काबिल हुकूमत जो 1.25 साल में ऑरेंज लाइन ट्रेन नहीं चला सकी लाहौर शहर के अंदर, वो इस मंसूबे को कैसे मुकम्मल करेगी। वो हुकूमत जो 1.25 साल के अंदर 50 लाख घरों का वादा पूरा नहीं कर सकी, 1000 घर नहीं बनाकर दे सकी, वो लाखों लोगों को घर देने का मंसूबा कैसे मुकम्मल करेगी। ये कैसे नया लाहौर बनेगा। अब इन्वेस्टर्स की बात की जा रही है यकीनन, लेकिन आम सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टर ऑलरेडी मौजूद है, क्या वो PTI पे ट्रस्ट कर रहा है। 1.25 साल के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट आई है। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की इंडस्ट्री है कंस्ट्रक्शन की, इसको बड़े बड़े पैकेजेस दिए गए, उसका रिज़ल्ट क्या है। खान साहब को कल की इनॉग्रेशन सेरेमनी के अंदर बाकायदा तौर पे उन बड़े बड़े ग्रुप्स और जॉइंट्स के बारे में बताना चाहिए था जो इस नए लाहौर को तश्कील देंगे। लेकिन इस नए लाहौर के साथ साथ जो इस मंसूबा है, बहुत अच्छा मंसूबा है। 2004 के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इस मंसूबे के ऊपर काम शुरू किया था। 2020 के अंदर ये नौबत आई है कि एटलीस्ट इसको इनॉग्रेट करके लोगों के सामने लाया गया है। अब ये 2050 में मुकम्मल होगा या 2060 के अंदर होगा, लेकिन एक बात तय है कि लाहौर को एक नए मास्टर प्लान की ज़रूरत है। इस मंसूबे को शुरू करने से पहले जो और बड़े बुनियादी काम हैं, 46 किलोमीटर इसको चौड़ाई में फैलाने की बजाय इसकी लेंथ को इंक्रीज़ करना चाहिए। क्योंकि लाहौर के अंदर अब जगह बिल्कुल नहीं है। तहसील फ़िरोज़वाला को, काला शकाकू को, इन एरियाज़ को लाहौर की हदूद के अंदर शामिल करना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशनल नॉलेज सिटी की बात कर रहे हैं। अब 5 यूनिवर्सिटीज़ काला शकाकू हाईवे के ऊपर, मोटरवे एक्सचेंज के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन वो इस प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है। तो आई थिंक जो अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यूटिलाइज़ किए बग़ैर इस प्रोजेक्ट को सेपरेटली इस्तेमाल करना ये थोड़ी सी ज़्यादती की बात है। इस पे होमवर्क करना चाहिए। और उससे बढ़ के काला शकाकू एलिवेटेड एक्सप्रेस वे 12 किलोमीटर का, ये वो चीज़ें हैं जो लाहौर का एंट्री पॉइंट है, जहाँ पे इमामिया कॉलोनी का फाटक, जो लोग लाहौर को जानते हैं उनको इसके बारे में इल्म है कि किस तरह लाखों लोग ट्रैफिक की वजह से ख्वार होते हैं।
उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो काला शकाकू एलिवेटेड एक्सप्रेस वे एक छोटा काम है, तो एटलीस्ट इस इलाके की शक्ल सूरत को बदलने के लिए जो छोटे पॉइंट्स थे, जो बेबी स्टेप्स थे, उसको लिए बग़ैर इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का फ़ैसला तो कर लिया गया। दुआएं ज़रूर हैं, यकीनन लाहौर को ज़रूरत है। अच्छा प्रोजेक्ट है, परवेज़ इलाही साहब को करना चाहिए था, अच्छे दिन थे। शहबाज शरीफ साहब को करना चाहिए था, बहुत अच्छा टाइम था उनके पास भी। मगर उस्मान बुज़दार जिसकी अपने कान खींचे जा रहे हैं, एक शराब के परमिट का फ़ैसला बेचारा जो नहीं कर सकता, जिसके ऊपर 5 करोड़ रुपए की करप्शन और वो 50,000 अरब के प्रोजेक्ट्स को कैसे लेके चलेगा। आई थिंक ये बड़ा मुश्किल मरला होगा। लेकिन एक बात तय है कि पंजाब का और लाहौर का मुस्तकबिल इस नए शहर के साथ जुड़ा है। आई थिंक कि जो रेजिडेंशियल नीड्स हैं लाहौर की, वो इस मंसूबे के तहत ही पूरी हो सकती हैं। इसके ऊपर जितना तेज़ी से काम हो वो उतना ही कम होगा और उतनी ही देर होगी। आई थिंक इसको फुल स्पीड के ऊपर फर्स्ट गियर के न चलाना चाहिए। एटलीस्ट इनाग्रेशन की है, इस बात के मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं इमरान खान साहब और उस्मान बुज़दार।